नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। सीरीज का नाम है इंडिया दैट इज भारत। देश के अंदर जिस तरह की हाल में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, चिंताएं इस बात की कि देश ने पिछले 4 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हुई देख ली हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती इन कीमतों ने कुछ प्रश्न अंदर डर बनाकर खड़े कर दिए हैं। डर इस बात का कि कहीं बिना कहे हम तक धीरे धीरे डराने की जगह डर को ही बड़ा कर दिया जाए। आप खुद से सोचने पर विमर्श हो जाएं कि क्या आने वाला समय भारत के लिए महंगाई बढ़ाने वाला है? क्या आने वाला समय मंदी लाने वाला है? क्या अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे शॉक हैं, ऐसे झटके हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार उन्हें हल्के से आप तक पहुंचा दे रही है? तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से कुछ जानकारी जो निकल कर आई, मैं आपके सामने हल्के में उन्हें बता रहा हूं, क्योंकि आज के पैनल डिस्कशन में जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं, और उनके साथ में जब इन चीजों की चर्चा होगी तो आप लोग निश्चित ही कुछ निकाल भी पाएंगे। मैं आपके सामने कुछ चर्चाएं रखता हूं। सबसे पहली चर्चा यह रही कि हमारे देश में बहुत सी जगह पर पेट्रोल पंप्स ने समय के साथ पेट्रोल देना रोक दिया है। खबर है कि पटना के अंदर 25 पेट्रोल पंप बंद हैं। केरला के अंदर पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पेट्रोल पंप्स के पास सप्लाई नहीं है। HPCL, मैं कोट करके बोल रहा हूं, उसके पंप्स पर ज्यादा दिक्कतें मीडिया की सुर्खियों में चल रही हैं। केवल पेट्रोल तक ही सीमित रहती है, बात तो समझ में आता। यह बात क्रूड से जनित जितनी भी चीजें हैं उन तक पहुंच रही हैं। जैसे एक और फैक्ट ऐड करता हूं, हाल ही में एक मीडिया में कवरेज आई है कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर के लिए सरकार को 70,000 करोड़ रुपए की एडिशनल सब्सिडी बर्डन उठाना पड़ेगा। हमारे देश में ऑलरेडी फर्टिलाइजर जब इंपोर्ट होता है तो आप तक जब वो पहुंचता है, उस बीच में जो खर्चा है वो सरकार अपनी पॉकेट से वहन करती है। लेकिन अब 70,000 करोड़ रुपए और सरकार वहन करेगी। ये दर्शाता है कि आपके लिए आने वाला फर्टिलाइजर महंगा आएगा। मतलब दूसरा संकट फर्टिलाइजर पर। तीसरा, क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट में निकलता है बिटुमिनस, जिसको तार कहते हैं, चारकोल कहते हैं, जिसकी वजह से आप सड़कें काली देखते हैं। लेकिन उन बिटुमिनस की सप्लाई में भी बाधा इतनी कि हिमाचल प्रदेश और केरला के अंदर सड़क निर्माण करने वाले जो ठेकेदार लोग हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप इसमें तर्क ढूंढ सकते हैं कि वहां पर तो अपोजिशन की सरकार है। कहा जा रहा है कि जहां सत्ता की सरकार है, जहां पर केंद्र की सरकार है, जिन राज्यों में, वो लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन फील वही कर रहे हैं। एक और फैक्टर ऐड करते हैं, दुनिया भर में बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने अपने या तो किराए भाड़े बढ़ा दिए हैं या फ्लाइट्स कम कर दी हैं। ये सब चीजें जब होने लगती हैं तो अल्टीमेटली महंगाई पर लैंड होती हैं। महंगाई, जब आपकी आय सीमित है और खर्चे ज्यादा हों तो आप महंगाई को काउंटर करने के लिए खर्च कम करने लगते हैं। अर्थव्यवस्था की भाषा में जब खर्च कम होने लगते हैं तो आप एवेन्यूज घटाने लगते हैं। बिजनेस वाले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से बच रहे होते हैं। सरकारें आपकी महंगाई को कैसे कंपनसेट किया जाए उसके लिए खर्च करने लग रही होती हैं। तमाम चीजें अल्टीमेटली लैंड होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि जब पैसा आपको पूर्ति नहीं दे पा रहा, महंगाई काउंटर नहीं कर पा रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा बनकर निकलता है। ILO की रिपोर्ट है, फिलहाल के लिए ILO को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक लेवल ग्रामीण स्तर पर बढ़ता हुआ नोटिस हुआ है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, जब आप मंदी की व्याख्या करने निकलते हैं तो उसके अंदर महंगाई को, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को, उसके अंदर व्यवस्थाओं के अंदर जरूरी चीजें जिसमें सरकारी खर्च सबसे ऊपर शामिल होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जब बात होती है, इन सबको लेकर चल रहे होते हैं। आज का जो पैनल डिस्कशन है केवल ये परिचर्चा के लिए कि क्या वाकई में कोई बड़ा संकट है जो हम तक आ रहा है, उस पर विद्वानों का मत जानेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति तनेजा, आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स DU से बिलोंग करती हैं। दूसरे हमारे साथी हैं पवन कुमार सर, जो सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों के इकोनॉमिक्स पर जो व्यू पॉइंट्स हैं, आज आप और हम चर्चा में इन सब बातों को जानेंगे। आप दोनों का स्वागत है। मैम, मैं आपसे शुरू करता हूं एज पर योर गाइडेंस। पहले प्रोफेसर का सुना फंसा दी। ठीक है, नहीं सर का तो इतना एक्सपीरियंस है, वो हम लोग सुनना चाहते हैं। चलिए, कोई नहीं। जो स्ट्रक्चर्ड बात करेगा वो सबसे पहले शुरू करेगा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है मैम। अंकित ने स्ट्रक्चर वैसे बहुत बढ़िया दे ही दिया है। नहीं, मैंने इसलिए क्योंकि अब मैंने बाउंड्री लाइन तय कर दी है कि साहब ये चीजें हैं। बिल्कुल। तब इसमें आप लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखें। सबसे पहला व्यू पॉइंट कि क्या मंदी में ये जो मैंने फैक्टर बताए ये कंट्रीब्यूट करते हैं? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे मैंने छोड़ दिया? क्या वाकई में मंदी आने वाली है? ये कुछ बेसिक से प्रश्न है। मंदी के अराउंड आप कैसे सोचते हैं?
देखिए, नमस्कार अंकित जी, आपको भी, सर को भी, आपके सब दर्शकों को भी। 100% ये मंदी की तरफ का ही इशारा है। और ऐसी स्थिति, ऐसा तो है नहीं कि भारत के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, भारत के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तेल जैसी जो चीज़ है जो भारत में अवेलेबल ही नहीं है, और वो जिसको हम कोर सेक्टर कहते हैं, जब उसका 85 से 90% आयात हम करते हैं, और वो भी ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में आके खड़ा हो गया कि जिसमें भी हमारा होर्मुज से आता था, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है, सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो गई है, एनर्जी सिक्योरिटी इफेक्ट हो गई है। तो ऐसे में मंदी आना जो वैश्विक संकट का है, उसकी ये आहट है। जैसे आपने कहा कि ये एक क्या सॉफ्ट लैंडिंग के तरीके से हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये मैं समझती हूँ कि जनता को भी इस समय समझने की जरूरत है, और जनता शायद समझ भी रही है, क्योंकि अगर आप देखें 5वें दिन में ये दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो जनता में एज सच अस्वीकृति अगर हम बोलें, या अगर हम बोलें कि हाहाकार जैसी स्थिति, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी, और इस चीज को उम्मीद लेके चल रहे थे कि ये शायद होना चाहिए था। मे बी एट दैट पॉइंट ऑल्सो इट वॉज फेल्ट इट वॉज टू लिटिल एंड टू लेट। तो उसके ऊपर भी अपनी पॉलिटिकल चर्चाएं हैं। कुछ कहते हैं कि समय के आधारित ठीक हुआ, ये था कि शायद वहां पे पीस डील का इम्पैक्ट खत्म होने वाला था, पीस डील का एक नतीजा पहुंचने वाला था। तो इन सब चीजों के पॉलिटिकल एंगल्स अलग अगर हम रखते भी हैं अंकित, तो मंदी की आहट ये है। सारे पैरामीटर्स जो आपने पॉइंट आउट किए वो मंदी की तरफ हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल अगर हम 27 फरवरी की स्थिति देखें, भारत के पास जो अपने फंडामेंटल्स थे उसका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था, जिसमें आपने कहा कि कोई पहलू अगर छोटा है तो फॉरेक्स रिजर्व्स जो हमारे थे, जो गोल्ड रिजर्व्स हमारे थे, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था सरकार के पास। जब FIIs आउटफ्लो भी कर रहे थे तब भी सरकार ने उसको कुछ हद तक इस्तेमाल किया, और अब जबकि इंपोर्ट की बात है, तेल का तो आयात करना ही करना है, तो भी सरकार उसी क्वेश्चन को बहुतेरे इस्तेमाल करने ठीक के है उस पे है सिचुएशन में। चूंकि सवाल मंदी पर है, और मंदी कोई बीमारी की तरह नहीं है कि लो जी आ गई और इससे निपट लो। ये वैसी वाली बात है कि दुनिया, हो सकता है कि पिछले 4-5 साल से जो रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, अमेरिका ईरान जो चल रहा है, दुनिया में जितने भी तनाव हैं उनको कंबाइंड रूप से कह देगी ये तो वर्ल्ड वार 3 था जी, हमको बस पता नहीं था। एरिया और जो इसका वाइड था वो मतलब थोड़ा छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मंदी के साथ भी ऐसा ही है, इकोनॉमिक्स के जानकार हैं आप, कि मंदी एकदम ऐसा नहीं होता कि ओ माय गॉड मंदी आ गई, ऐसा तो नहीं होगा। मैं बार बार जब शब्द मंदी यूज कर रहा हूं तो ये इस बात का डराने का भी संकेत भी नहीं कि नहीं सब अब तो आप घर से बाहर निकलना बंद कर दो, खाना छोड़ दो। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव को, आप कैसे देखते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है? यार मैं इसमें अवस्थी जी एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे नदी किनारे बैठा एक आदमी है, और वो नदियों में नावें जा रही हैं आ रही हैं, वो बैठा हुआ खाना पीना खा के आराम से वो गिनता है दिन भर में कितने नावें जा रही हैं, कितने जहाज जा रहे हैं। 15 फरवरी तक हमारी यही स्थिति, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इस देश में। न इस सरकार को चिंता थी, न इस देश में किसी नीति नियंता को चिंता करने की ज़रूरत थी। गोल्डीलॉक्स हम लोग बात कर रहे थे, तो वाकई हम लोग समृद्ध थे, संतुष्ट थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी। 15 दिन में परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और हालात कैसे बदलते हैं, ये हमने इतिहास में पढ़ा, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्या 28 फरवरी तक आते आते अभी से 79 डेज के आसपास हुए हैं, और परिस्थितियां कहाँ से कहाँ आ गई। जहाँ हम सबसे ज़्यादा निश्चिंत होकर बैठ सकते थे, भारत सरकार को कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब आप अगर किसी खेत में बीज बो के आ जाते तो अपने आप फसल लहला के आती, ये हमारी इकोनॉमी की हालत थी। बिना किसी चिंता के, कोई हमारा डार्क पैच नहीं था। अब हम 79 डेज आफ्टर बात कर रहे हैं, और हम बात करने के साथ हम कैसे इससे उभरे। पूरी दुनिया की मोस्ट इम्पैक्टेड इकोनॉमी में से हम एक हैं। हालात ख़राब हैं, मैं फिर भी होपफुल हूँ। देखिए, मंदी की अपनी परिभाषा है, प्रोफेसर बताएंगे आपको। मंदी आएगी, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से जैसा आपको लैंडस्केप दिखता है उसके आधार पे आप एंटिसिपेट करते हैं। जो एग्जांपल्स के साथ आप आते हैं, बैक करता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके आंसर को। क्या आप बस एक बात में इसलिए क्योंकि मंदी आएगी या नहीं, इस पर मैं ऐड कर देता हूं। क्या बता पाएंगे कि महंगाई बढ़ेगी? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? मैं एक इकट्ठे 3 बात बता देता हूँ। देखिए क्या है कि अभी जब आप देखें ना, स्पाइक है फरवरी से महंगाई में, तो अभी जब महंगाई का डेटा आया, जब CPI का डेटा आया, तो हम जैसे लोगों को, मुझे लग रहा था कि CPI का डेटा चढ़ा हुआ आएगा, पर वो आया 3.48 हुआ, जो केवल 8 पैसा बढ़ा।
मेरे जैसा लोग सरप्राइज था, शॉक था कि यार इससे कैसे हो सकता है, ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। तो खैर एनीवे तब तक वो परकोलेट डाउन नहीं हुआ था। एक लाइन ऐड ये की जा सकती है, तब तक तेल कीमतें बढ़ी नहीं थी सर, महंगाई में तेल की नहीं ते बढ़, बता रहा हूँ थोड़ा और अंदर जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके ठीक 3 दिन के बाद जब WP आया तो बढ़ा हुआ था। वो इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि तेल के भी इम्पैक्ट दिख रहे थे, बाकी जो आइटम्स के भी इम्पैक्ट दिख रहे थे, वो होलसेल में दिख रहा था। वो डीलर के पास अभी महंगाई पहुंच गई है, वो आप डीलर के नीचे उतरी नहीं, इसलिए वो आपके घर पे आई नहीं है। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक अलग चीज़ है, जो इन्फ्लेशन आपको दिखता है वो इन्फ्लेशन अलग चीज़ है। तो उसके बाद जब WP आया तो हमें तस्दीक हो गया कि नहीं, जो हम समझ रहे थे वो ठीक था। मैंने अपने आपके जैसे कई मित्रों को बताया कि देखा, जो हमारा हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे, जो हमें आशंका थी, वो बात साबित हो गई। महंगाई की बात आपने की, तो महंगाई बढ़ेगी। अभी मुझे डर इस बात का है कि जो अभी 3.48 है CPI, वो अभी आप देखिएगा अभी 11 या 12 जून तक आएगा। ये डबल से ज़्यादा अगर हो गया तो ही मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दूध की कीमत बढ़ गई, जैसे ब्रेड की कीमत बढ़ गई, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। एक्चुअली डीजल ज़्यादा प्रभावित करता है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हम लोग ना एक हिंदुस्तान को प्यार से हम लोग बड़ा डीजल इकोनॉमी बोलते हैं, बहुत डीजल का इस्तेमाल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कहाँ कहाँ डीजल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक जगह ऐसी नहीं बता सकते जिसमें डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए डीजल अगर फिर भी नहीं बढ़ता, पेट्रोल बढ़ता, तो थोड़ा बहुत बचाव हो सकता था। तो आपका सवाल ये था कि महंगाई बढ़ेगी, उसका जवाब है हाँ। दूसरा क्या था आपका? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं लेकिन इसमें एक पॉइंट हमारे दर्शकों को ऐड कर देता हूँ। होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब आप और मैं खरीदने जाते हैं तो हमारी पॉकेट पे कितना भार पड़ा और वो पिछली बार से कितना महंगा था, इसको CPI के थ्रू काउंट किया जाता है। और होलसेलर जब खरीद रहा होता है उसे वो कितना महंगा पड़ा उसको वहां से नापा जाता है। सरकार इसमें कुछ मद ऐड करती है कि इन फैक्टर्स को देख करके हम महंगाई को नापते हुए आगे बढ़ेंगे। सर ने जो लाइन बोली ना कि WPI बढ़ा, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप तक अब पहुंचती दिखेगी, उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। ऑलरेडी इंपोर्ट महंगे हो चुके थे, क्योंकि दुनिया में भारत इंपोर्ट इकोनॉमी है, हमें बहुत से सामान मंगाने पड़ते हैं, हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। अब इकोनॉमिक्स का ये फैक्टर मैम ऐड करेंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट मर्चेंटाइज में ज़्यादा है, और जब वो पहुंचना महंगा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड महंगा हो गया, लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा है, जहां से जो चीज़ें आती थी वहां से महंगी पड़ने लगी हैं, इस वजह से होलसेल पर वो दिखना भी शुरू हो गया था। और अब चूंकि वहां वेयर हाउस से आप तक पहुंचना हमारे डीजल से होना लगेगा, जो सर बोल रहे हैं डीजल इकोनॉमी है, तो अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो देश के अंदर होने वाला है उसका फैक्टर ऐड होगा, तो वह आप तक महंगाई के रूप में लैंड करेगा। मैं इसी को ऐड करते हुए फिर से ऐड करता हूं, ये अगर होता है, मैं आऊंगा आपके पास भी, ये अगर होता है तो महंगाई बढ़ना मांग बढ़ाएगा या घटाएगा? देखिए, महंगाई अभी मांग तो रहेगी। मांग तो देखिए, ये फर्क है कोविड में और अब में। कोविड में मांग नहीं थी, अभी हम कोविड से डिफरेंट नहीं, अभी मांग है, फिर भी महंगाई बढ़ती रहेगी। तो दिक्कत ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादा नुकसान का विषय है, जो आपको स्टैगफ्लेशन की तरफ ले जाएगा आने वाले समय में। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट प्रभावित होगा, इससे प्लांट बंद होंगे, इससे MSMEs ज़्यादा इम्पेक्टेड होगा, पूरी कैपेबिलिटी पे प्लांट नहीं काम करेगा, पूरी कैपेसिटी से नहीं काम करेगा, तो लोग रिटेंचमेंट होगा, कम ऑर्डर नहीं मिलेंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसका मल्टी लेवल इम्पैक्ट आप दिखेगा आने वाले में, ऑलरेडी इम्पैक्ट। ठीक है, मैम से एक पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मैम एक फैक्ट बताइए, जब मांग बढ़ती है तो महंगाई पर क्या असर होता है? देखिए, मांग बढ़ती है तो अगर ऑलरेडी आपका सप्लाई जो है वो इम्पैक्टेड है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है, तो सिंपल अगर हम इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे कि सप्लाई आपका अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट भी मानते हैं, और डिमांड बढ़ जाती है, तो सामान उतना आ रहा है लेकिन लोग लेने वाले ज्यादा हैं, तो उस सूरत में कीमतें बढ़ना एकदम एक स्वाभाविक इकोनॉमिक मेंटालिटी है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमिक्स बोलते हैं या डिमांड सप्लाई सिचुएशन बोलते हैं। और ऐसे में जैसे सर भी कह रहे थे कि और डबल इंपैक्ट पड़ेगा, कि इधर में तो सप्लाई चेन भी इंपैक्ट हो गई है, तो आपका डिमांड तो बढ़ ही रहा है लेकिन सप्लाई और कम हो गई है, तो कीमतें और ज्यादा प्रभावित होंगी, जो सप्लाई चेन की वजह से तो हो ही रही थी। जैसे कि अभी WPI और CPI आपने समझाया, इसी में आपको आंकड़ों के आधार पर यह समझा देती हूं कि जो WPI 8.3 आया है, उसके और पीछे अगर हम जाते हैं तो फ्यूल प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 27.3% की दर से बढ़ा है। तो जो फ्यूल 27.3% से
से बढ़ा है, जिसका 8.3% आप WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इंपैक्ट देख रहे हो। तो अगले महीने की जो सर ने कहा 12 से 14 के बीच में CPI का और WPI का डेटा आता है, 6 आपने सर मुझे तो अभी भी लग रहा है बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर बोली है, ये 7 और 8 की दर में भी अगर जाके बैठेगा तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल प्राइस इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा तकरीबन 30% अगर वो बढ़ता है और आपका सप्लाई अभी भी कोई ऐसा तो है नहीं कि स्थिति सामान्य हो गई है, सामान्य हो भी चुकी होती तो भी शायद मैं 6 पे इस चीज को ले लेती, लेकिन स्थिति सामान्य हुई नहीं है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। अब इसको रिवर्स कर देते हैं क्वेश्चन को। मांग बढ़ती है तो महंगाई पर असर आता है, महंगाई बढ़ती है तो मांग पर क्या असर आएगा? देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग पर यह असर आएगा कि अगर आपकी परचेजिंग पावर जो है, जिसको मांग को अगर हम परचेजिंग पावर की टर्म्स में देखते हैं, मेरी आय तो औसतन बढ़ी नहीं है, मेरी आय तो उतनी की उतनी ही है, चाहे उसको हम एवरेज लें चाहे हम उसको टोटल लें, तो अगर महंगाई बढ़ गई तो वही 100 रुपए अगर मुझे पहले 10 चीजें अगर 10-10 रुपए की थी खरीदवा पा रहे थे, अब वो बढ़ गई हैं तो मैं कम चीजें खरीद सकती हूँ। तो मेरी इसको हम सीधे तरीके से मैंने बहुत सामान्य तरीके से इसको परचेजिंग पावर समझाया आपको। तो जब किसी भी नागरिक की, किसी भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती है तो महंगाई बढ़ने से वो और मतलब एक वो विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है कि वो डिप्रेशन ऑफ डिमांड की तरफ भी उसको लेके जा सकती है, वो और सप्लाई की जो स्थिति गंभीर हुई हुई है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकती है, जिसको हम स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे थे कि इकोनॉमी एक स्टैग्नेशन पे आ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। तो ये जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो फिर आपस में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ी तो डिमांड पर असर आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। डिमांड पर असर आया तो चूंकि डिमांड पर असर आ चुका है तो सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली हम असल में मंदी पर चर्चा कर रहे हैं तो मंदी को समझाने के लिए भी हम इसको तोड़ते हुए चल रहे हैं। डिमांड पर असर आया तो सप्लाई के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ी तो डिमांड कम हुई, और जब डिमांड कम हुई तो चाहे वेयर हाउसेस में बना हुआ माल रखा है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो भी लोग खरीदने से हिचक रहे हैं क्योंकि अब उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो महंगा लैंड हो रहा है, प्राइस उसका बढ़ चुका है। कॉस्ट भी बढ़ रखा था क्योंकि वो बनने में दिक्कत आई, प्राइस बढ़ गया क्योंकि आप तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। इससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन चेन डिस्कस होती है, मतलब प्रोडक्शन चेन पे इंपैक्ट आता है। प्रोडक्शन चेन जब प्रभावित होती है तो क्या रोजगार बढ़ते हैं या घटते हैं? बिल्कुल रोजगार घटते हैं इसमें। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तक ये चीज लैंड होगी, अनएम्प्लॉयमेंट तक ये चीज स्वाभाविक है अंकित जी कि ये लैंड होगी, लेकिन फिर वही बात है कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। जब स्थिति ऐसी है तो ये इम्पैक्ट एक बड़ा स्वाभाविक इम्पैक्ट था। अगर हम कोविड के बाद की बात करें, कोविड एक हमारे सामने, हमारी जनरेशन के सामने, क्योंकि आपकी हमारी जनरेशन ने शायद वो ऑयल शॉक्स वाले जमाने 2008 के अलावा हमने नहीं देखे हैं, और 2008 में भी हमने उसको ज्यादा सबप्राइम क्राइसिस के साथ जोड़ा हुआ था। तो वो 70s वाला 80s वाला जो आपके दर्शक भी हैं उन्होंने वो सामान्य स्थिति, वो सब स्थिति नहीं देखी है जब असामान्य स्थिति थी। तो अगर हम कोविड के साथ कंपेयर करें तो कोविड में भी तो यही हुआ था, जो हम एक बहुत रफ्तार से बढ़ रहे थे, जैसे कि सर ने भी कहा कि हम मोस्ट इंपैक्टेड इकोनॉमी इस समय इसलिए हैं क्योंकि हम एक बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे आगे। हम अपने साथ ये कंबोडिया, फिलीपींस, जिससे हम पहले भी बात करते हैं, इनको कंपैरिजन हमारे साथ है ही नहीं। यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। हम एक बहुत तेज रफ्तार से, एक गति से हम आगे बढ़ रहे थे। अब वो गति इंपैक्ट होनी स्वाभाविक है, जैसे कि कोविड ने हमें दिखाया कि जहां हम 7%, 8% की ग्रोथ दर्ज कर रहे थे तो वो सीधा 2 से 3 पे आई थी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग जोड़ूंगी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सिटीजन्स आर अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। हमने वहां पे भी 1 से आई थिंक 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर में बाउंस बैक कर लिया था, और यहाँ पर भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बाउंस बैक करेंगे, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि इस सरकार के भी कुछ इसी कंटिन्यूएशन में सर पॉइंट है। जिस तरह से हमने इकोनॉमी को तोड़ तोड़ के डिस्कस किया, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि क्या हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद इस बात के लिए तैयार नहीं थे? जैसे आपने कहा कि हम किनारे बैठे थे, जहाज आते हुए देख रहे थे, बड़े खुश थे, लेकिन फॉरेक्स हर देश की कुशन होती है, लोग है ना। फॉरेक्स अपने आप में किसी देश का कुशन होता है। हमारे पास भी कुशन था, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज का कुशन हम अपने पास लेके चल रहे थे। फॉरेक्स में अचानक गिरावट देखना शुरू होते हैं हम लोग। फॉरेक्स की चिंता ही है जो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से 4 मेजर चीजों को रोक देते हैं, जिसमें विदेश ट्रैवल रोक दिया, आपके गाड़ी की पूलिंग के बारे में उन्होंने कहा। ये जब बातें इस तरह की होने लगती हैं तो ये फॉरेक्स पर आया असर था। अगेन सवाल, अगर ये घटना जो अभी 79th डे में है महीने भर और बढ़ गई तो उसके असर कितने गहरे होंगे? नहीं, अगर क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वो ट्रम्प साहब को ही पता होगा। नेवर नो सर, क्योंकि 27 फरवरी 28 फरवरी भी पता नहीं थी। चीज समझिएगा,
ऐसे आपको ज़रूरत पड़े तो इसको काट दीजिएगा, बट मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ कि हाउ रिजिलियंट, बिकॉज आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर शी फिनिश्ड। देखिए हम लोग बड़ी रिजिलियंट इकोनॉमी, हम लोग बचे पिछले 30 साल में। आप देखिएगा तो 4 बड़ी मंदी आई हम लोगों को, जो चपेट में लिया। एशियन क्राइसिस 1997 में, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। नो सर। दूसरी मंदी शुरू हुई, उसमें हम लोग बच गए। वो इधर साउथ ईस्ट एशिया से आई हुई मंदी थी, जिसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उससे बच गए। उसके बाद दूसरी मंदी आई 99 से 2002, वो बड़ी खतरनाक मंदी थी। वो .com बबल बस्ट और फ्यू अदर रीजन से उपजी हुई मंदी थी। वो 3 साल चली लगातार, और पूरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार स्ट्रगल करती रही ग्रोथ के लिए, नहीं हो पाया। और वो सरकार, पूरा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस मंदी में चली गई। जब उस मंदी से जब ग्रीन शूट आने शुरू हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार चली गई। वो जा चुके थे सत्ता से 2004, मतलब ग्रीन शूट आ गया था 2003 के लास्ट में, तो 2004 में अप्रैल में उनकी सरकार चली गई थी मई में। उसके बाद एक और मंदी आई 2008 में, हम लोग उसमें भी बच गए। वो जो 99 से 2002 वाली जो मंदी थी 3 साल की, उसमें भी हम लोग बच गए, इसलिए कि हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा ज़्यादा था उस समय, हम लोग वर्ल्ड से इतनी इंटीग्रेट नहीं थे, उसमें हम लोग बच गए, ठीक ठाक बच गए। एक साल आप देखेगा तो जो ग्रोथ था वो बहुत चिंताजनक था। वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के आसपास था अटल बिहारी वाजपेयी की, मेरे ख्याल से 2002 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। 2008 में भी हम लोग बच गए, कोविड में भी हम लोग बच गए। तो ये 5वीं दफ़ा हम लोग चपेट में हैं। अब मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। इस नेचर का, इस फेरोसिटी का और इस स्केल का मंदी अभी से पहले आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने पढ़ा भी नहीं है। और 1973 की जो क्राइसिस थी, ऑयल क्राइसिस, उससे इसकी कोई तुलना नहीं है। वी आर वर्स्ट इम्पैक्टेड। आपके सवाल क्या था, अब उस डिटेल में आऊँगा। हाँ, मैं सवाल यही कर रहा था कि कितने दिन और चला तो ये हालत बिगड़ जाएंगी। देखिए साहब, ऐसा है कि आप इस देश में 4-5 लोग हैं जिनको आप सुनते हैं, जब वही कन्फ्यूजन है तो मुझे लग रहा है कि मैं कैसे जवाब दूंगा। आप नीलकंठ मिश्रा को अक्सर सुना करिए, इस देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सरकार के सलाहकार रहे हैं। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है अभी। अगर मान लीजिए आज की तारीख में, कल सुबह पता चला, जब तक आप ये वीडियो डाल रहे हैं तब तक ये ख़त्म हो गया, तो भी ये क्वार्टर तो गया। इस क्वार्टर को जाने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। इस क्वार्टर को जाने में 45 दिन निकल गया, 45 दिन और है। ये क्वार्टर गया और आगे रिकवरी अभी आपने बुरा देखा नहीं है। अभी तो जब आप बेहतर करेंगे उससे पहले अभी आप नीचे जाएंगे। तो इस क्वार्टर में हम लोग नीचे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे, अर्निंग्स के तौर पे। कंपनियों की अर्निंग्स आप देखिएगा, अभी तो ठीक, अभी इस बार ये जो अर्निंग्स आई हैं ये खराब नहीं हुआ है, इसमें तो पैसा इन्होंने बना लिया। अब इनको देखेंगे हम लोग 15 जुलाई तक जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। सो अभी तो आज खत्म भी हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो जो रिपल इफेक्ट ऑलरेडी टेकन प्लेस, उसका तो आपको आउटकम देखने में अभी टाइम लगेगा। वी आर इन सीरियस कंडीशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अभी और नीचे जाएगा ये। तो ये जो आपने पॉइंट रखा, इसमें 2 बातें तो अब तक क्लियर हो चुकी हैं कि स्थितियां वर्स्ट इकोनॉमी वाली स्थिति में पहुंच गई हैं, कि हालत खराब है। इतने में कन्विंस हैं कि हालत खराब है। हाँ, हालत खराब। और एक और चीज जो मैंने बताया, इस स्केल का प्रॉब्लम हमने नहीं देखा, इस फेरोसिटी का नहीं आया था। ठीक है, नहीं आया था। अब बात करते हैं, ये तो हमने चिंता की बात करी, अब समाधान ओरिएंटेड बात करते हैं। मतलब ये आप और हमारी समाधान हो सकता है सरकार ना सुने, लेकिन ऑडियंस सुने। वो अपने लेवल पर खुद से, क्योंकि जब जब परेशानियां आई हैं, आपने पॉइंट ऐड किया कि हम रेजिलिएंट इकोनॉमी है, तो रेजिलियंस जनता ही तो दिखाती है ना। तो हम और आप जैसे लोग जब इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं। जैसे कोरोना के टाइम पर बहुत से लोगों ने कभी सुना होगा कि अपन घर में मास्क क्यों नहीं बना लेते, हम घर में ही क्यों हाथ साफ करने के लिए वो जो लगाते थे सैनिटाइजर, वो क्यों नहीं बना लेते। कुछ ऐसी तरह की चीजें चलती हुई आई, लोग धीरे धीरे लड़ना शुरू किए। अभी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स आने शुरू नहीं हुए हैं सरकार की तरफ से, क्या करो क्या नहीं करो, कार पूलिंग कर लो, विदेश मत जाओ। ये वो बातें कि बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कार से इंडिविजुअली ऑफिस जा रहे हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, विदेश यात्रा भी बहुत ही कम लोग करते हैं, देश की पूरी इकोनॉमी की अगर दिमाग में बात करें। लेकिन बहुत लोग जाते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। मेरा कंसर्न है 140 करोड़ वर्सेस कितने लोग जाते हैं, इकोनॉमी में असर उनका है। मैं केवल डॉलर में बात करूंगा। अच्छा ठीक है, नंबर में, पीपल के नंबर में नहीं बात नहीं। मैं इस बात में क्यों बैक कर रहा हूँ, उन लोगों के जाने से असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आम आदमी नहीं जा रहा है, लेकिन प्रभावित वो हो रहा है। जब आप डीजल के प्राइसेस बढ़ाते हो, आप कह रहे हो डॉलर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कुछ लोग विदेश जा रहे हैं। ठीक है साहब, उन्होंने डॉलर बाहर भेज दिया।
असर तो हम सब पर आया ना, क्योंकि हमारे पास डॉलर तेल खरीदने का बिल्कुल सही कह नहीं रहे हैं आप। पड़ा, नहीं पड़ा तो आम आदमी पीड़ित हुआ। तो मैं बात उस आम आदमी की कर रहा हूँ। जी। सरकार ने जिनको बोलना है, कल को हो सकता है कि जैसे अभी गोल्ड पर ड्यूटीज लगा दी, हो सकता है बाहर जाने वालों पर भी रोक लगा दी जाए कि भाई कुछ समय तक आपको वीजा ही नहीं दिए जाएंगे, आपको मतलब परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी, तमाम तरह से अटकलें आ जाए। सरकार हो सकता है कि मैंडेटरी एक्सचेंज पॉलिसीज पर भी रोक लगा दे कि डॉलर और उसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। आने वाले का समय में जो की जा सकती है वो तो दिख रही हैं चीजें, लेकिन जो आम जन प्रभावित होगा, जो इस बात से निपट कर बाहर आएगा, मैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। प्लीज। पर फिर भी चूंकि आपने कहा कि एक फैक्टर है आपके पास विदेश जाने वालों का, वो प्लीज ऐड इन कर दीजिए आप, बताइए। देखिए, 3 चीज जो प्रधानमंत्री के सलाह से उपजी हुई बातें थी, वो एक थी कि साहब ऐसा है कि सोना नहीं खरीदिए। आप लास्ट बिल देख लीजिएगा, $71 बिलियन। जो शादियां करते हैं, जो विदेश में शादियां करते हैं, वो भी करीब 9 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा उस पर आता है, मतलब हमारा डॉलर खर्च होता है। जो लोग विदेश घूमने जाते हैं वो भी 28 से 32 बिलियन डॉलर के आसपास है, तो पूरा ही मिला दीजिएगा 110 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर ये पूरी तरह आपने बंद कर दिया तो इतना आपके पास ऑलरेडी इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात इसमें जोड़ता हूँ, जिसको आपने कहा कि आम जन जो राशन ले रहा है प्रधानमंत्री योजना में, भाई उसको वो तो खामियाजा भुगत रहा है फालतू का। वो तो 80 करोड़ लोग तो 80 करोड़ लोग तो 80 करोड़ तो नहीं जा रहे हैं, जो बचा हुआ है वही जा रहा है, उसी में से ये पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये प्रैक्टिकल है क्या, ये होना चाहिए क्या? नहीं है तो प्रधानमंत्री अगर कहा है, मान लीजिए उसमें से $10 बिलियन भी आपने बचा लिया है, उसमें से 70 गोल्ड में, जिसका बहुत कम चांस है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप अभी स्मगलिंग कैसे रुकेगा वो भी एक चिंता। लेकिन अगर उसमें से कुछ भी बच गया तो उसका हमारे लिए उस सूरत में और ज़रूरी है जब आपका पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट आगे जाने बढ़ने वाला है। आपकी आपका फॉरेक्स है वो घनघोर डिप्लीट कर चुका है, $38 बिलियन इन लास्ट 4 मंथ्स, और ये आगे इसी तरह से चलेगा तो ये और तेज़ी से डिप्लीट करेगा। तो आपको इसको बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये वैसी सिचुएशन है कि कोरोना विदेश जाने वालों की वजह से आया था, पीड़ित आम आदमी हुआ था। ऐसे ही फिर से जो लोग अमीर हैं, अमीर जो विदेश जा रहे हैं, अमीर जो बाहर जाके शादी कर रहे हैं, अमीर जो जाके गोल्ड खरीद रहे हैं, उन सब की वजह से आम जन फिर से पिसेगा। देखो अंकित जी, हमेशा ना चीज़ों के 2 पहलू होते हैं। जैसे अभी हम डिमांड की भी बात कर रहे थे, तो ये लोग वो भी तो थे जिसकी वजह से हमारा जो पूरी इकोनॉमी, जिसको हम फ्लो वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, वो सब भी तो जनरेट हो रहा था बनिस्बत ये। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट और तो बूम भी ये लोग देते हैं। तो जो आप कह रहे हो कि आम जनता और आम आदमी कम से कम पिसे, इसीलिए तो ये है जो सर ने बातें बोली, मैं इसमें आंकड़ों के आधार पे आपको बताती हूँ कि सिर्फ अगर हम गोल्ड जो हमारा इंपोर्ट होता है, जैसे सर ने कहा कि $78 बिलियन हमने पिछले साल किया, और 72 के करीब था, और जितना ये हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये अगर हम आधा भी कर देते हैं, और इसमें से ऐसा नहीं है, लोग बोल देते हैं कि सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया, सेंट्रल बैंक के भी अपने कारण थे, वो डॉलराइजेशन का जो एक मूव चल रहा था, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए था। अगर ये आधा भी हो जाता है ना अंकित, तो तकरीबन ये एस्टिमेट है कि $25 से $30 बिलियन आप बचा सकते हो। तो वही जो सर ने कहा कि आपकी रिजर्व्स डिप्लीट हो गई, तो अगर ये डिप्लीट ना हो के केवल एक आम जनता का आह्वान करने से ही ये चीज और कदम उठ जाता है, तो उतनी मार आम नागरिक को कम पड़ी ना। वही चीज आपके फॉरेक्स उतने डिप्लीट नहीं हुए, क्योंकि जितने आपके फॉरेक्स डिप्लीट होंगे उतना आपका रुपए पे और भाव पड़ेगा, उतना भार और पड़ने से तेल के दाम तो एक तरफ महंगे हो रहे हैं, लेकिन आपका रुपया भी जितना गिरता है तो वॉल्यूम जितना आप खरीद सकते हो उतने पैसे से वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे अगर ये पूरे का हम चक्रव्यूह समझे कि अगर आपका जो इंपोर्ट है या जो भी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं कि फॉरेन ना जाए, इससे अगर आपने $30 से $40 बिलियन भी साल का बचा लिया, तो उतना आपके रुपए के ऊपर कम प्रेशर आता है, उतना आपका सिर्फ तेल के दाम बढ़ने के जो आपके जो हाथ में नहीं है, उतना आप जो तेल का आयात करते हो तो करना ही है, उतना आम नागरिक पे कम प्रभाव पड़ता है, कुशन हो पाता है। तो ये अपने आप में सिर्फ एक आह्वान नहीं था, ये जो महंगी जो आप कह रहे हो कि एक सिर्फ थोड़ी सी आबादी है, उस आबादी को बोला गया कि आप अपने इन मेजर्स को थोड़ा अगर अपनाएंगे तो आम जनता पे भाव कम से कम पड़ेगा। तो ये कि बड़ी सोची समझी आह्वान थी, ऐसे जस्ट फॉर सेइंग नहीं था। आह्वान पर तो इसलिए विमर्श नहीं कर रहे अभी क्योंकि उस आह्वान के बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उस आह्वान के बावजूद डीजल की कीमतें बढ़ी, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में बाद में जो हो रहा है, मतलब आप प्रधानमंत्री ने कह दिया जो कहना था, बैक टू बैक 2 दिन कहा, उसके बावजूद भी हम चर्चा कर रहे हैं कि स्थितियां खराब हो रही हैं।
इसका मतलब हम चर्चा ये भी कर रहे हैं कि वो $40 बिलियन ऐड भी कर गया भाई, एक्सट्रीम ले लिया कि $40 बिलियन, जबकि वास्तविकता ये है कि हम उसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या आपने गोल्ड नहीं मंगाया, आपने सर ने जैसे बोला कि आप कैसे स्मगलिंग रोकेंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज बनेगा, लेकिन आप ये भी ऐड करिए कि उस सर्राफा बाजार से बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार भी हिले हैं। और जब आम आदमी वहां नौकरी कर रहा है, चाहे वो डिजाइनिंग में काम कर रहा है, जो भी गोल्ड से रिलेटेड जो भी वर्क वो कर रहा है, उसके जॉब पर भी सीधा असर पड़ा है। सर्राफा बाजार त्राहिमाम है केवल प्रधानमंत्री के इस आह्वान से। तो हम उन लोगों को भी अलग से फैक्टर इन करेंगे कि चलो यार इनके बारे में भी डिस्कशन जरूरी है। फिर भी मैं आता हूँ, मान लिया $40 बिलियन आपने बचा लिए, $40 बिलियन बचाने भर से अगर काम हो जाता तो सरकार के पास वो जादू की छड़ी थी मैम, वो छड़ी थी कि भाई गोल्ड रोक दो, जादू छड़ी थी, विदेश नहीं भेजेंगे। मतलब सरकार ने फिर भी कहा ना कि रेस्ट्रिक्टेड तरीके से बात तो करी, लेकिन परमिशन के साथ कि ठीक है जाने वाले को जाने देना यार, क्या पता उसका जाना बहुत जरूरी हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चीजें सबको साथ लेके चलनी पड़ेंगी। प्रभाव सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति पर आ रहा है, मैं फिर से आता हूं उस व्यक्ति के ऊपर, वो ऐसा क्या करे, आपकी समझ में सूझबूझ में वो ऐसा क्या करे जिससे कि इकोनॉमी पर उसका कंट्रीब्यूशन भी ऐड हो। जैसे मैं मेरे खेतों में ऑर्गेनिक खाद डाल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, मैं मेरे खेतों में ऑलरेडी मतलब इस चीज पर ऐड कर चुका हूं। आप अपनी तरफ से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐड कर सकें जो कि हमारे ऑडियंस को सुनने में लगे कि हाँ इस तरह से वो डेफिनेटली इस स्थिति में कंट्रीब्यूट करेंगे। यार अवस्थी जी कोई यकीन करेगा जब मैं बोलूँगा तो प्लीज़ बोलें। नहीं अभी बिल्कुल समझ, देखिए मैं तो एक पहले ये मानता हूँ कि मुझे अब से 20 दिन पहले लगता था कि लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ये गलती मैंने कई बार की जब मैंने इसको टाइमलाइन में बांधा। इनके रवैये से मुझे अब नहीं लगता कि भाई 3 दिन में 3 कदम आगे 2 कदम पीछे लौटते हैं। अभी अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें कई वर्ग हैं ना, सब अलग अलग, मिडिल क्लास के अलग है, जो लोअर क्लास के लोग हैं अलग हैं। एक तो मिडिल क्लास इस देश में कोई उसकी परिभाषा नहीं है, प्रोफेसर बताएंगे आपको, जो सरकार की परिभाषा पहले से वो परिभाषा बिल्कुल कोलैप्स्ड है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, अपने खर्चे बचाइए, ठीक है ना, ठीक से प्लान करिए, वेस्टेज ना करिए। मतलब ये सब वो सलाह ऐसा नहीं है जो हमारे बाप दादा दिया करते थे कि ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करना है, वही कर सकते हैं। क्योंकि जिस अंधे कुएं में हम लोग घुसने जा रहे हैं वहाँ से अभी बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं मिल रहा है कि हम क्या करेंगे तो कैसे उसका बचाव होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं लाता हूँ और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास, आपकी बात ये कौन सुनेगा, कौन मान रहा है, किसको बोलेंगे साइकिल से चलने के लिए, साइकिल से चलेगा क्या, कोई गाड़ी में ऐसी नहीं चल रहा उसी पे हल्ला कर रहा है। बात उसकी नहीं, बात ये कि जब तक आप सरकार 2 तरीके से जो वॉलंटरी इस तरह से सेंसिटाइज करके बात मनवाए तब हो सकता है, या सरकार उसको लागू करवाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम, क्या बुराई है उसमें, आप स्कूल बंद करवा दीजिए, घर से बच्चे पढ़ेंगे, क्या बुराई है, 6 महीने में ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। जैसे मेट्रो आपने उसके फेरे बढ़ा दिए तो बढ़ा दीजिए। आपने कहा कि साहब अच्छा दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो कहते हैं साहब ऑड इवन की गाड़ियाँ चलेगी, अभी ऑड इवन की गाड़ियाँ चल जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, म्यूचुअल कम्बिनेशन से बनेगा, गवर्नमेंट और हमारे आपके जैसे जो सिटीजन्स हैं उसकी जिम्मेदारी से। ये मेरी कल्पनाशीलता है, कोई आप हमसे एग्री करेंगे वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी FII भाग रहा है, लगातार भागे जा रहा है, केवल फरवरी में स्टेबल रहा, उसके बाद लगातार भागे जा रहा है। भाई FII भाग जा रहा है क्योंकि रुपये कमज़ोर हो रहा है, रुपया इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि FII भाग रहा है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, अर्थशास्त्री आपको बेहतर बताएगा। भाई अभी आप क्या करिएगा, क्या स्टेप ले लीजिएगा, RBI इंटरवीन करेगा, कर चुका है, कोई सुधार नहीं है। आप स्टेबलाइजेशन ऑयल प्राइसेस में वो आपके हाथ में नहीं है, आप क्या करिएगा, गवर्नमेंट के फिजिकल मेजर्स लीजिएगा, जिसमें 2 आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो अभी जिसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ वो ये था LTCG बढ़ाया आपने, दूसरा STT कमोडिटीज़ में इंट्रोड्यूस किया, दूसरा आप स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ करेंगे, कैसे करेंगे, कोई उपाय नहीं आपके पास है। आपके पास हायर इंटरेस्ट रेट करिए, उसकी भी आपके पास एल्बो रूम नहीं है। तो जो आपने बोला ना कि अभी क्या हो सकता है, तो मैं जहाँ तक देख पाता हूँ वहाँ तक अभी जो प्रेजेंट सेटअप है और जो प्रेजेंट एल्बो रूम है आपके पास और सरकार के पास, उसमें कुछ ज़्यादा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए अभी हालात ख़राब हैं। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात ख़राब हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेगुलेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंतज़ाम ये करके आपको चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मैम, आपका फाइनल रिमार्क इसी बात पे।
बिल्कुल जैसे सर ने कहा, मेरे को भी ये लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों से शाय अवे कर रही है। गवर्नमेंट शायद जनता को एक सामान्य स्थिति बताने की कोशिश कर रही है जो सामान्य स्थिति नहीं है, और शायद जनता इस बात को समझ भी रही है। शायद नहीं, मैं कहूँगी जनता समझ रही है, क्योंकि आप आम नागरिक से भी बात करो तो वो भी तैयार थे इन चीज़ों के लिए। जो पेट्रोल के दाम भी बढ़े, और वो जानते हैं कि ये चीज़ें भारत के सरकार के कंट्रोल के बहुत बाहर हैं। तो इस समय सरकार को अब जैसे सप्लाई चेन, जहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट पे है, जो बेसिक सप्लाई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको छोड़ के जो एचआर में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, बच्चों के स्कूल है, ये सारी चीजें बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम पे जा सकती हैं। इसमें ऐसी हाहाकार वाली, मुझे लगता है, अगर देखिए विपक्ष का काम है हल्ला करना। शायद जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो किया था हल्ला, हर चीज पे किया था, और वो विपक्ष का धर्म है करना। लेकिन सरकार को इस समय ये मूलभूत कदम उठाने पड़ेंगे, और उठाने चाहिए। ये समझदारी की चीज है। पोल्यूशन में भी, जैसे आपने कहा कि पोल्यूशन में उठाते हैं आप, हर चीज में उठाते हैं, तो ये तो हो गया एकदम शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म, अंकित जी, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी, आज से नहीं, मैं काफी कुछ सालों से, अगर आप मुझसे पूछें, मैं बहुत फ्रैंक तरीके से बोल रही हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 10 साल में या 12 साल में प्रेजेंट सरकार की उपलब्धियां, मैं एक आम नागरिक की तरह, एक अर्थशास्त्र की विद्यार्थी की तरह ये समझती हूं कि हर चीज में, हर क्षेत्र में, फॉरेन पॉलिसी में खास करके, इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बहुत, जो हम कुशन की बात कर रहे हैं, वो सब उठाए हैं। लेकिन आज भी हमारी सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ हमारी नहीं है। वहाँ पे 3% एग्रीकल्चर से अगर कंट्रीब्यूशन कम हुआ है जीडीपी का, तो वो 3% 55 से 58% सर्विसेज में बढ़ा है। एआई का इम्पैक्ट आते आते आपके आईटी एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे। तो ये अब समय है, मे बी इट इज लिटिल एंड लेट, बट अब अगर अभी भी वेकअप कॉल सरकार ने नहीं करी, एआई समिट हुआ, आप एआई, आपका मतलब मैं कहूंगी डेटाबेस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको क्या जरूरत थी टैक्स हॉलिडे नवेदा जैसी, इन सब जैसी कंपनियों को देने की? आप टैक्स हॉलिडे दीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस को। आपका जो ये हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट हब्स की बात करते हैं, जो हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो हम लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ेंगे अगर आप विकसित भारत की एक सपना देख रहे हो। और ये जो आपकी अभी रफ्तार में चोट पहुंची है, निश्चित तौर पे पहुंची है, इसको ओवरकम करना, प्लस जो आपने अपने लिए टारगेट सेट करना, वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना अंकित जी नहीं बढ़ सकता है। और ये सरकार को रियलिस्टिकली करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और उसके लिए कदम भी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो चर्चाएं सुनी, ये अर्थशास्त्र की भाषा में हुई चर्चाएं थी। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बात को बिल्कुल ऑफेंसिव तरीके से लें कि ये क्या बात कर रहे हो, टेंशन में दे रहे हो कि मंदी आ रही है। अर्थशास्त्र फैक्ट पर चलने वाला, यानी कि ये वो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है जो मैथमेटिकल तरीके से चलता है, और इसमें एक वैल्यू पहले ही ले ली गई थी, और वो वैल्यू थी अगर ये वॉर चलता रहा तो जो बातें आपने सुनी, ये वॉर चलता गया तो क्या इंपैक्ट होंगे। अगर ये वॉर आज रुक जाए तो हो सकता है हमारा ये वीडियो कल किसी यूज का ना रहे। नहीं, यहाँ मैं फिर अंकित आपसे डिफर करूंगी। क्वार्टर में सर पहले बोल चुके हैं, इस क्वार्टर में असर आएगा, कम से कम 2 से 3 महीने स्टेबलाइजेशन। क्योंकि सर ने जो शुरुआत में लाइन बोली थी कि हम लोग बिल्कुल बैठे हुए नदी के किनारे वो व्यक्ति थे जो जहाज चलते हुए देख रहे हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक जो बात सबके दिमाग में, मैन्युफैक्चरिंग फिर भी ठीक नहीं थी सर, मैं तब भी, वो ऐड है, वो मतलब वो सारे पॉइंट ऐड है। लेकिन जो सर ने एक लाइन बात बोली, और वो फिर से हम ऐड करते हैं कि बहुत से ऑडियंस इसके बाद भी एक कमेंट लिखेंगे कि इतने दिन से फिर सरकार कर क्या रही थी, क्योंकि इतनी बारी बातें हो चुकी। 1991 का संकट पता है, 73 का संकट पता है, दुनिया को 77 का संकट पता है, सब पता है, फिर भी आप बैठ के इंतजार कर रहे थे कि आओ शेर मुझे खाओ। तो ये परेशानी सरकार ने क्यों नहीं देखी? निश्चित ही लोकतंत्र है, ये आपका सवाल बना रहना चाहिए, और आप जब जब मौका मिले इसका जवाब मांगते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस डिस्कशन से कुछ कॉन्क्रीट जवाब मिले हों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।